हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। तो आज की जो क्लास है आपकी उत्तर प्रदेश जीके जो कैप्सूल सीरीज हमारी चल रही है, उसमें हमने पिछले वीडियो में आपका देखा होगा, हमने जलवायु पढ़ा था। लगभग 2 घंटे की क्लास हमने आधे घंटे में ख़त्म कर ली थी। और आज हम लाए हैं उत्तर प्रदेश की नदियाँ। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मान के चलिए आपका ये 2-4 घंटे का 4-5 घंटे का वीडियो मात्र हम आपको लगभग ये ज़्यादा से ज़्यादा जाएगी तो 25 मिनट, एक अगली वीडियो भी आएगी ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट नहीं, 50 से 55 मिनट में पूरी नदियाँ उत्तर प्रदेश की हम खत्म कर देंगे, अच्छे से समझाने के साथ में कि आपको समझ में भी आएगा, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो कम से कम समय में प्योर कंटेंट, कोई बातचीत नहीं, अच्छे से हम पूरी नदियाँ आपको बताएंगे कि जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं बस उन्हीं चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, एक्स्ट्रा चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि समय नहीं है। बस आप पढ़ने पे फोकस करिए कि एक्स्ट्रा चीज़ें मत देखिए, बस जो चीज़ें मिल रही हैं, जहाँ से पूरी मिल रही है वहाँ से पढ़िए। और मेरे साथ क्या है कि जब जो भी मेरी आप वीडियो पूरी देखेंगे, तो जो भी वीडियो देखेंगे, जो भी टॉपिक देखेंगे, वो टॉपिक अपने आप में पूर्ण वहाँ आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में बात करते हैं। ये हमने टूटा फूटा मैप बना दिया है उत्तर प्रदेश का, तो साइड भी देख लीजिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, तो कुछ चीज़ें आपको बतानी है इसके बारे में, तो देख लीजिएगा, नदियाँ महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में। तो हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो नदियों का प्रवाह होता है, अधिकांश वो कैसा होता है, नॉर्थ, ठीक है, अधिकांश ये नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ होता है। यानी कि जो उत्तर प्रदेश में नदियों का प्रवाह है, यहाँ पर हम लिख देते हैं नदियों का प्रवाह उत्तर पश्चिम से, अधिकांश प्रवाह जो होता है उत्तर पश्चिम से, उत्तर प्रदेश लिख दिया, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब की ओर होता है। जो उत्तर प्रदेश की अधिकांश नदियां हैं उनका प्रवाह जो होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये चीज़ आपकी पूछी जा सकती है कि उत्तर प्रदेश में जो नदियों का प्रवाह है अधिकांश कैसे होता है। तो हम अधिकांश बता सकते हैं कि उत्तर पश्चिम से क्या है आपका दक्षिण पूरब की तरफ होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई हमारी, हम जान गए कि जैसे ये सारी चीज़ें हैं, ऐसी नदियों का प्रवाह इधर होता है, ऐसे ऐसे यहाँ से शुरू हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई। तो ये चीज़ें आप जान जाइए। वैसे मैप का काम हम नहीं यूज करेंगे, आपको ऐसे ही बताएंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर तो हमने उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में यहाँ पर बात कर ली कि अधिकांशतः प्रवाह होता है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब की तरफ। बस इतना जानिए, जो चीज़ें पूछी जाती हैं बस वही हम बताएंगे। अब हम बात करेंगे कि उद्गम के आधार पर उत्तर प्रदेश में नदियों को 3 भागों में बांटा गया है। उद्गम के आधार पर उत्तर प्रदेश की नदियों को जो है 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है आपकी हिमालयी नदियाँ, दूसरी है मैदानी नदियाँ, और तीसरी है दक्षिण पठारी नदियाँ। सारी नदियों को अच्छे से पढ़ेंगे। आज हम हिमालयी नदियाँ, थोड़ा बड़ा है आपका, वो खत्म करेंगे, उसके बाद हम सारी चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, तो हमने देखा क्या, हिमालयी नदियाँ, मैदानी नदियाँ और दक्षिण पठारी नदियाँ। उद्गम के आधार पर उत्तर प्रदेश की नदियों को 3 भागों में बांटा गया है। इन चीज़ों को भी हम ध्यान में रखेंगे। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर हिमालयी नदियों में कौन कौन सी नदी आपकी आएगी, गंगा, यमुना, गंडक, शारदा, घाघरा। देखिए घाघरा को जो अयोध्या में सरयू कहते हैं, याद रखिएगा, घाघरा को ही सरयू कहते हैं। ठीक है, घाघरा को ही हम सरयू कहते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपका ये नाम। तो हिमालयी नदियों में आपकी आ गई गंगा, यमुना, गंडक, शारदा, घाघरा। घाघरा को ही सरयू कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर बात करते हैं जो मैदानी नदियों में कौन सी आती हैं। मैदानी नदियाँ जो होती हैं, इसमें वरुण नदी, ठीक है, गोमती नदी और सई नदी। देखिए हिमालयी नदियों के बारे में एक बात और है, बहुत ही ज़रूरी बात है जो आपको जाननी जरूरी है, वो भी हम आगे भी बताएंगे कि इसका जल का स्रोत जो है हिमनद है, इसलिए वर्ष भर सूखती नहीं है, वर्ष भर हिमालयी नदियाँ बहती रहती हैं। बाकी नदियों में आप देखे होंगे कभी कभी क्या है, सूख जाती है। सारी चीज़ों के बारे में आगे बात करेंगे। और फिर बात करेंगे दक्षिण पठारी नदियाँ, तो इसमें कौन कौन सी आती है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन नदी। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि उत्तर प्रदेश में नदियों का प्रवाह कैसे कैसे होता है। इधर आप ले लीजिए, नॉर्थ वेस्ट से लेकर साउथ ईस्ट की तरफ होता है। और उद्गम के आधार पर उत्तर प्रदेश की नदियों को हम 3 भागों में बांटते हैं, हिमालयी नदियाँ, मैदानी नदियाँ, दक्षिण पठारी नदियाँ। हिमालयी नदियों में आपकी आ गई गंगा, यमुना, गंडक, शारदा, घाघरा। और मैदानी नदियों में आ गई वरुण, गोमती, सई नदी। और दक्षिण पठारी नदियों में आपकी चंबल, सिंध, बेतवा, केन और सोन नदी। ये सारी चीज़ें आ गई। तो ये चीज़ें आपको आई होप समझ में आ गई होंगी। आप रिवीजन करते रहिए, नोट करने की आवश्यकता नहीं है, PDF आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। फिर बात करते हैं, सबसे पहले ये चीज़ों को हमने जान लिया, इसमें यही चीज़ें आपको जाननी थी। अब हम देखेंगे हिमालयी नदियाँ। सबसे पहली नदी हम क्या देखेंगे, हिमालयी नदियाँ देखेंगे। और हिमालयी नदियाँ को आज हम खत्म करेंगे। तो हमने बात क्या की कि हिमालयी नदियों का जल स्रोत क्या है, हिमनद या ग्लेशियर है। इसीलिए क्या होता है, ये वर्ष भर प्रवाहित रहती है। ठीक है, वर्ष भर प्रवाहित रहती है, याद रखिएगा, वर्ष भर जो हिमालयी नदियाँ हैं आपकी प्रवाहित रहती हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि हिमालयी नदियों का जो जल स्रोत है वो हिमनद यानी कि ग्लेशियर है। तो इसीलिए ये नदियाँ क्या होती हैं, वर्ष भर प्रवाहित रहती हैं। ठीक है, ये हो गई चीज़ें।
अब हम बात करेंगे हिमालय नदी में जो पहली नदी हमारी गंगा नदी है, इसकी गंगा नदी की हम बात करेंगे। तो गंगा नदी की बात करते हैं कि इसकी लंबाई टोटल कितनी है? इसकी लंबाई है टोटल 2525 किलोमीटर। कितनी है? लगभग 2525 किलोमीटर है, याद रखिएगा। और गंगा नदी क्या है? भारत की सबसे लंबी नदी है। हम यहाँ पर लिख देते हैं भारत की सबसे लंबी नदी है, भारत की सबसे लंबी, ठीक है, सबसे लंबी नदी है। तो PDF मिल जाएगा, अगर आपको छोटा छोटा दिख रहा होगा तो टेंशन मत लीजिएगा, थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिए। हो सकता है आपको 240 पे नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा दिक्कत है क्योंकि कुछ सेट नहीं हो पा रहा है, इसलिए आप 240 पे नहीं देख पा रहे, तो 360 पे प्लीज़ देख लीजिए, भले स्पीड बढ़ा के देख लीजिए, कैसे भी देख लीजिए। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसके लिए थोड़ा सा एफर्ट तो लगाना ही पड़ेगा। तो हमने क्या देखा, जो गंगा नदी है इसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है, और ये भारत की सबसे लंबी नदी है, और इसे जो है राष्ट्रीय नदी का भी दर्जा मिला है, याद रखिएगा। इसे क्या है? राष्ट्रीय नदी का भी दर्जा मिला है। हम इसको इधर कर देते हैं, आपकी वर्ष भर प्रवाहित ये ऊपर कर देते हैं। और जो गंगा नदी है इसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला है, याद रखिएगा। इसे राष्ट्रीय नदी यहाँ पर छोटा सा लिख देते हैं, PDF में चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला है। अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीय नदी का दर्जा इसे कब दिया गया है, तो इसे जो है राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है 4 नवंबर सन 2008 को। तो ये डेट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगी, याद रखिएगा। 4 नवंबर सन 2008 को इसे जो है राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है। ओके, तो ये चीज़ें हो गई। तो हमने क्या देखा, गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है, भारत की सबसे लंबी नदी है, और इसे राष्ट्रीय नदी का भी दर्जा दिया गया है 4 नवंबर सन 2008 को। ओके, तो ये चीज़ें हो गई, आई होप आपको समझ में आई होंगी। अगर हम यहाँ पर बात करें गंगा नदी के उद्गम की, तो गंगा नदी का उद्गम जो है गंगोत्री हिमनद से होता है, गोमुख, और ये पड़ता है उत्तराखंड। अगर जिला पूछा जाए तो उत्तरकाशी जिला है, याद रखिएगा। अगर जिला पूछा जाए तो उत्तरकाशी जिला है, हम यहाँ पर लिख देते हैं उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला। ये जिले का भी पूछा जाता है आपका नाम, उत्तरकाशी जिला, ठीक है, उत्तरकाशी जिला। तो जो गंगा नदी है कहाँ से निकलती है? गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? गंगोत्री हिमनद है, और ये गोमुख उत्तराखंड उत्तरकाशी जिले से निकलती है, याद रखिएगा, पूछा जाता है, सारी चीज़ें हैं। अब बात करते हैं कि ये जो गंगा नदी है आपकी उत्तराखंड से निकल के, ठीक है, उत्तराखंड से निकल कर आती है उत्तर प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश से बिहार, बिहार से झारखंड, झारखंड से पश्चिम बंगाल, फिर पश्चिम बंगाल से कहाँ जाती है? बांग्लादेश। अब बांग्लादेश में किस नाम से जाती है? बांग्लादेश में क्या कहते हैं? इसको पद्मा कहते हैं, ठीक है। बांग्लादेश में इस नदी को हम क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं, याद रखिएगा। बांग्लादेश में इस नदी को हम पद्मा कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, तो इस चीज़ को हम याद रखेंगे। अब बात करेंगे कि गंगा नदी हमारी उत्तराखंड से निकली, उत्तराखंड से कहाँ पर आई? उत्तर प्रदेश में आई, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हम जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा प्रवाहित होती है गंगा नदी, जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पर प्रवाहित होती है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रवाहित, लिख देते हैं यहाँ पर, सबसे ज़्यादा प्रवाहित कहाँ पर होती है? उत्तर प्रदेश में होती है, ठीक है। गंगा नदी सबसे ज़्यादा प्रवाहित कहाँ पर होती है? उत्तर प्रदेश में होती है। कितनी लंबाई है यहाँ पर? 1450 किलोमीटर, 1450 किलोमीटर। तो याद रखिएगा चीज़ों को। अगर हम बात करें कि ये यहाँ पर स्थल क्या है, कहाँ से प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है, तो उत्तर प्रदेश में हम बात करें कि गंगा नदी बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। प्रवेश कहाँ से करती है? बिजनौर जिले से। छोटा छोटा लिख रहा है, आपको दिख नहीं रहा होगा, PDF में मिल जाएगा, सिर्फ बातों को सुनिए आप। बिजनौर से प्रवेश करती है, और निकलती कहाँ से है? ये क्वेश्चन है आपके लिए कि निकल के जब बिहार जाती है तो किस जिले से जाती है? ये क्वेश्चन आप बताइए, तब तक हम आगे बता रहे हैं आपको। और उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा कि कहाँ से निकलती है गंगा नदी। जैसे प्रवेश बिजनौर से करती है, लेकिन जब एंड होता है इसका, कहाँ से निकल के फिर बिहार में जाती है, तो इन चीज़ों को आप बताइएगा। ये अभी हमने छोड़ के रखा है, ये बताइएगा आप कहाँ से निकलती है। ऑप्शन भी देते हैं, गाजीपुर या बलिया। इधर आपका गाजीपुर या बलिया आता है, तो गाजीपुर से निकलती है या बलिया से निकल के जाती है बिहार में, ये चीज़ आपको बतानी है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, ध्यान से सुनिएगा चीज़ों को। तो हमने देखा जो हमारी गंगा नदी थी उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में आई, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रवाह क्षेत्र है इसका 1450 किलोमीटर। प्रवेश कहाँ से करती है? बिजनौर से करती है। और निकलती कहाँ से? हमने क्वेश्चन पूछा है, अभी बताइएगा, इसको हम बताने के बाद आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं, अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा अगर उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है, तो सबसे कम कहाँ पर प्रवाहित होती है? तो सबसे कम प्रवाह क्षेत्र इसका है झारखंड में, ठीक है। गंगा नदी का सबसे कम प्रवाह क्षेत्र कहाँ पर है? झारखंड में है। झारखंड में कितना है इसका? झारखंड में है 40 किलोमीटर मात्र, ठीक है। सबसे कम प्रवाह क्षेत्र पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर प्रवाहित होती है, तो उत्तर प्रदेश में, और सबसे कम कहाँ पर होती है? झारखंड में। तो हम लिख देते हैं सबसे कम प्रवाह क्षेत्र, यहाँ पर लिख देते हैं सबसे कम प्रवाह क्षेत्र कहाँ पर? झारखंड में, ठीक है, सबसे कम प्रवाह क्षेत्र। इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है, क्योंकि चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट हैं और जल्दी आपको बता दी जा रही है, क्योंकि समय आपके एग्जाम में है नहीं। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपका ये रिवीजन भी हो जाएगा और चीज़ें आपको आ भी जाएंगी। तो हमने ये चीज़ें देख ली। चलिए अब हम बता देते हैं कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो आपकी गाजीपुर से निकलती है। गाजीपुर से निकल कर फिर बिहार में जाती है, याद रखिएगा इसको, ठीक है।
गंगा नदी किन किन जिलों से, किन किन राज्यों से गुजरती है? उत्तराखंड से निकलकर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर कहाँ पहुंच जाती है? पद्मा में, बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में किस नाम से हम इसे जान जाते हैं? पद्मा के नाम से। तो ये चीजें आपको आई होप कंफर्म हो गई होंगी, ठीक है। ये चीज़ें आपको आई होप कंफर्म हो गई होंगी, तो ध्यान से देख लीजिएगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि जो गंगा नदी है उत्तर प्रदेश के 28 जिलों में प्रवाहित होती है। तो जब हमने ये जीके कैप्सूल सीरीज आपकी स्टार्ट की थी, तो उसमें दूसरे नंबर का जो वीडियो है, उस वीडियो में मैंने पूरे 28 जिले मेंशन किए हैं आपके, और बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर चीज़ें बताई गई कि कौन सी नदी किस जिले से प्रवाहित होती है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर वो लिंक हम पिन कर देंगे, तो आप देख लीजिएगा, और उसके बाद ये चीज़ें आपकी कंफर्म हो जाएंगी, ठीक है। और वैसे हम ये चीज़ें हमने आपको बता दी है कि उत्तर प्रदेश में जो है गंगा नदी जो है 28 जिले में प्रवाहित होती है। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा, और हमने सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मेंशन किया है कि गंगा नदियाँ कहाँ कहाँ से बॉर्डर बनाती है, किससे किससे बनाती है। तो दूसरे नंबर का वीडियो है जीके कैप्सूल सीरीज, आपको लिंक जो है कमेंट बॉक्स में ऊपर पिन कर देंगे, उस पर देख लीजिएगा। बहुत बेहतर तरीके से बताई गई चीज़ें, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। अगर हम बात करें सर्वाधिक प्रदूषण की गंगा नदी क्षेत्र में, तो गंगा नदी क्षेत्र में अगर हम एरिया की बात करें कि गंगा नदी में सबसे ज़्यादा प्रदूषण, अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया जो है कन्नौज से लेके आपका वाराणसी का है, ठीक है। एरिया की बात करें तो कन्नौज से लेके वाराणसी के बीच का जो क्षेत्र है, यहाँ पर आपका सबसे ज़्यादा क्या है? प्रदूषण है। इसके बीच में क्या है? सबसे ज़्यादा प्रदूषण है। लेकिन अगर हम किसी विशिष्ट जगह की बात करें तो कानपुर और बात कर लीजिए, ठीक है। किसी अगर हम विशेष जगह की बात करेंगे तो कानपुर को ले लेंगे, विशेष जगह की हम बात करेंगे तो किसको ले लेंगे? कानपुर को ले लेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। और वैसे अगर हम एरिया की बात करेंगे तो कन्नौज से लेकर वाराणसी के बीच का क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रदूषित है, गंगा नदी का क्षेत्र, याद रखिएगा, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए हम जल्दी से इसको एक बार और देखते हैं। चलिए हम पूरा पढ़ने के बाद फिर से देखते हैं। अब हम देखते हैं कि बाएं तरफ से कौन कौन सी सहायक नदी है गंगा नदी की। तो रामगंगा, गोमती नदी, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। कौन कौन सी है बाएं तरफ से जो सहायक नदी है गंगा की? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा, ठीक है। अगर हम पूछें दाहिने तरफ से कौन कौन सी हैं, दाहिने तरफ से कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? तो यमुना, सोन, टोंस, यमुना, सोन, टोंस, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी हो गई। फिर देखते हैं कौन कौन से शहर इसके किनारे बसे हुए हैं गंगा नदी के। चीज़ों को हमने सभी मेंशन कर दिया है, तो वो उस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। तो कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, जो महत्वपूर्ण शहर हैं वही आपको बताए गए हैं, सारे नहीं बताए गए हैं, क्योंकि जो चीज़ें आपकी एग्जाम ओरिएंटेड है वही चीज़ें आपको पढ़नी है, एक्स्ट्रा चीज़ें अब आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, शहर कौन कौन से हैं, एक मिनट, ओके। तो हमने क्या देखा कि शहर कौन कौन से बसे हैं गंगा नदी के किनारे? तो कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर। तो आप जितने भी हमने बताया, अगर उसी को याद करना है तो आप कैसे याद करेंगे? जो राज है, ठीक है, राज ने क्या खाया? मिर्चा खाया। राज ने क्या खाया? मिर्चा खाया। और उसने क्या कहा? मौज आई, लेकिन क्या हुआ? उसके कान से धुआं निकला और उसके बाद वो गाजी के पास गया। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। तो शहर कौन कौन से किनारे बसे हैं? कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और गाजीपुर। और जो गंगा नदी है आपकी, ये पंचप्रयाग का निर्माण करती है, ये भी याद रखिए। अब हम इसको थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो कुछ ग्लेशियर हैं, उनके नाम हम जानते हैं, कौन कौन से हैं? यमुनोत्री, गंगोत्री, चौराबाड़ी, ये आपका हो जाएगा केदारनाथ, ठीक है, ये आपका केदारनाथ। और सतोपंथ ग्लेशियर कहाँ पर? बद्रीनाथ हम ले लेंगे, ठीक है, याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा, ठीक है, बद्रीनाथ, ओके। तो हमने क्या देखा, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कि पंचप्रयाग का निर्माण कैसे होता है। ध्यान से देखिएगा, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको हम देखेंगे, ठीक है। तो हमने क्या देखा, यमुनोत्री ग्लेशियर को देख लिया, गंगोत्री है, चौराबाड़ी है, सतोपंथ ग्लेशियर है, और ये जो केदारनाथ है, केदारनाथ में आपका ये चौराबाड़ी है, ओके। जैसे कि वो ऊपर एक चीज़ छूट गई आपकी, जैसा कि हमने बताया था कि गंगा नदी जो है बिजनौर से प्रवेश करती है, तो ये बिजनौर है आपका, ठीक है। ये बिजनौर यहाँ से प्रवेश करती है और सीधे जाते हुए गाजीपुर से बिहार में चली जाती है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। तो चलिए पंचप्रयाग का निर्माण हम देखते हैं। तो यमुनोत्री, गंगोत्री, चौराबाड़ी, सतोपंथ ग्लेशियर। अब सतोपंथ ग्लेशियर से आपकी कौन सी नदी निकलती है? अलकनंदा नदी निकलती है। चौराबाड़ी से आपकी महानदी निकलती है, और गंगोत्री से भागीरथी, और यमुनोत्री से यमुना। ध्यान से चीज़ों को सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर यहाँ पे आप छोड़ेंगे चीज़ें तो दिक्कत करेंगी, और यहाँ से आपके 100% क्वेश्चन बनते हैं। ध्यान से सुनिए चीज़ों को, एक मिनट। हाँ, तो हमने क्या देखा, ये पूरी हमारी क्या है? अलकनंदा नदी है। सतोपंथ ग्लेशियर से ये जो निकली है क्या है? अलकनंदा नदी है। तो अलकनंदा नदी में पहले क्या आकर मिलती है? धौली गंगा नदी आकर मिलती है। धौली गंगा आकर मिलती है तब किसका निर्माण होता है? विष्णुप्रयाग का निर्माण होता है, याद रखेंगे आप, विष्णुप्रयाग का निर्माण होता है।
अलकनंदा के साथ कौन सी मिलती है? अलकनंदा के साथ मिलती है धौली गंगा, हमने डी लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो जब अलकनंदा के साथ धौली गंगा मिलती है तब विष्णु प्रयाग का निर्माण होता है, विष्णु प्रयाग है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे, आगे नीचे आते हैं, फिर मंदाकिनी नदी मिलती है कहाँ पर? अलकनंदा में, तब ये क्या बनता है? नंद प्रयाग। तो मंदाकिनी जो है अलकनंदा में मिलती है तब क्या बनता है? नंद प्रयाग बनता है। मंदाकिनी और अलकनंदा मिलाकर क्या है? नंद प्रयाग, ठीक है। ये चीज़ें आपकी हो गई। फिर देखिए जब पिंडार नदी आकर अलकनंदा में मिलती है, पिंडार नदी क्या है? अलकनंदा में मिलती है, तब क्या बनता है? कर्णप्रयाग। तो पिंडार नदी जब अलकनंदा में मिलती है तब क्या बनता है? कर्णप्रयाग का जो है निर्माण होता है। तो नंद प्रयाग, कर्णप्रयाग और विष्णु प्रयाग, ये 3 प्रयाग हो गए आपके। अभी 2 प्रयाग और हैं, उनको भी हम देखेंगे। तो हमने क्या देखा? अलकनंदा और धौली गंगा मिलकर विष्णु प्रयाग बनाती हैं, और मंदाकिनी और अलकनंदा नंद प्रयाग, और पिंडार नदी और जो है अलकनंदा ये कर्णप्रयाग। तो इतनी चीज़ें आप समझ गए होंगे। फिर हम देखते हैं कि जो महानदी है, महानदी जब अलकनंदा से मिलती है तो किसका निर्माण करती है? रुद्रप्रयाग का। महानदी, एक मिनट, जब महानदी किससे मिलती है? अलकनंदा से मिलती है। महानदी मिलती है जब अलकनंदा से, तब किसका निर्माण होता है? रुद्रप्रयाग का निर्माण होता है। इतनी चीज़ों को हम याद रखेंगे, ओके। फिर आगे हम क्या देखते हैं? जब भागीरथी मिलती है अलकनंदा से तो इसमें होता है देवप्रयाग का निर्माण, और इसके बाद से ये नदी क्या बन जाती है? अलकनंदा नहीं बनती है, गंगा नदी बन जाती है। इसके बाद से ये नदी क्या हो जाती है? गंगा हो जाती है, ठीक है। इसके बाद इसका नाम क्या हो जाता है? गंगा हो जाता है। याद रखिएगा। तो हमने क्या बताया है कि जब भागीरथी अलकनंदा से मिलती है तो देवप्रयाग बनता है, और उसके बाद ये क्या हो जाती है? गंगा नदी होती है। याद रखिएगा। तो हम क्या कह सकते हैं? सीधा सीधा कह सकते हैं कि देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी के मिलने के बाद गंगा नदी इसका नाम पड़ता है, ठीक है। कि जब अलकनंदा, देवप्रयाग में कौन कौन मिलेगा? देवप्रयाग में जब अलकनंदा और भागीरथी मिलेंगे उसके बाद इसका नाम क्या पड़ जाएगा? गंगा पड़ जाएगा, याद रखिएगा। और पूछा जाए कि यमुना नदी गंगा से कहाँ पर मिलती है? तो ये प्रयागराज में मिलती है, याद रखिए। तो कौन कौन से हमारे प्रयाग हो गए? पंच प्रयाग। ध्यान से सुनिएगा, पंच प्रयाग कौन कौन से हो गए हमारे? विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, ये पंच प्रयाग हो गए हमारे, ठीक है। याद रखिएगा, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो हमने क्या देखा? धौली गंगा और अलकनंदा, विष्णु प्रयाग, मंदाकिनी और आपकी अलकनंदा, नंद प्रयाग, पिंडार नदी, अलकनंदा, कर्णप्रयाग, और अलकनंदा और महानदी रुद्रप्रयाग, और भागीरथी और अलकनंदा आपका क्या बनाते हैं? देवप्रयाग बनाते हैं। तो इतनी चीज़ों को हम याद रखेंगे, ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे, ठीक है। और जो है अगर पूछा जाए कि यमुना नदी गंगा नदी से कहाँ पर मिलती है, तो कहाँ पर मिलती है? ये प्रयागराज में मिलती है। यमुना प्लस गंगा कहाँ पर मिलती है? प्रयागराज में मिलती है। ये चीज़ें हम याद रखेंगे, गंगा प्लस यमुना, ठीक है। तो आई होप आपको कुछ कुछ तो समझ में आया ही होगा। थोड़ी थोड़ी चीज़ें अगर आपने नहीं पढ़ा है या कुछ भी है तो समझ में आया होगा। तो चलिए हम एक बार और देख लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। गंगा नदी के बारे में देख लेते हैं, एक स्पीड में चीज़ों को रिवाइज करते हैं जल्दी से। ऊपर चीज़ें हमने रिवाइज की थी। हिमालयी नदियाँ देखा हमने, जल स्रोत क्या है इसका? हिमनद है। तो सॉरी, हिमनद है, ग्लेशियर, इसीलिए ये वर्ष भर प्रवाहित रहती है। फिर बात करेंगे गंगा नदी, लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है, भारत की सबसे लंबी नदी, और इसको राष्ट्रीय नदी भी बनाया गया है। 4 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। ये चीज़ें हो गई आपकी। फिर उद्गम बात करते हैं, गंगोत्री से होता है इसका, उत्तराखंड, उत्तरकाशी जिला, और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में ये जाती है। और बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रवाह क्षेत्र है इसका, कितना है? 1450 किलोमीटर है। कहाँ से प्रवेश करती है? बिजनौर से। निकलती कहाँ से है? गाजीपुर से। गाजीपुर से निकल के बिहार में जाती है, बिजनौर से प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में, याद रखेंगे हम। फिर हम बात करेंगे सबसे कम प्रवाह क्षेत्र कहाँ पर है? 40 किलोमीटर का, झारखंड में है। इतना भी चीज़ों को हम याद रखेंगे। और बांग्लादेश में गंगा नदी का नाम क्या पड़ता है? पद्मा पड़ता है, ठीक है। फिर आगे हम बात करेंगे कि जो गंगा नदी है, पूछा जाए कि कितने जिलों में प्रवाहित होता है, तो 28 जिलों में प्रवाहित होती है, याद रखिएगा। और गंगा नदी का सबसे ज़्यादा प्रदूषण वाला एरिया क्षेत्र कौन सा है? तो कन्नौज से लेकर वाराणसी के बीच में सबसे ज़्यादा प्रदूषण है। अगर किसी विशिष्ट स्थान की बात करें तो कानपुर है, ठीक है। फिर बाएं तरफ से कौन कौन सी नदियां मिलती हैं गंगा नदी में? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा, और दाएं हाथ से यमुना, टोंस और सोन, ठीक है। फिर आगे हम बात करेंगे शहर कौन कौन से बसे हैं? कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर और गाजीपुर। फिर हम बात करेंगे पंचप्रयाग का भी निर्माण करती है गंगा नदी। इसमें देखते हैं पंचप्रयाग के बाद में गंगोत्री, यमुनोत्री, गंगोत्री, चौराबाड़ी और सतोपंथ ग्लेशियर, बद्रीनाथ, यहाँ से अलकनंदा नदी निकलती है, धौली गंगा के साथ मिलकर क्या बनाती है? विष्णु प्रयाग, मंदाकिनी के साथ मिलकर नंद प्रयाग, पिंडार के साथ मिलकर कर्ण प्रयाग, फिर महानदी के साथ मिलकर क्या बनाती है? अलकनंदा नदी रुद्रप्रयाग बनाती है, और भागीरथी के साथ मिलकर क्या बनाती है? देवप्रयाग बनाती है। ये चीज़ें हम याद रखेंगे। और देवप्रयाग से मिलने के बाद इसके बाद क्या नाम इसका पड़ जाता है? गंगा पड़ जाता है, याद रखिएगा। और यमुना नदी जो है गंगा नदी से कहाँ पर मिलती है? प्रयागराज में मिलती है। तो ये चीज़ें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी कि गंगा नदी और इसके बारे में पूरी ओवरऑल चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर अब हम आगे देखते हैं, आगे हम देखेंगे यमुना नदी, जो इसकी यमुना नदी, रामगंगा नदी, गोमती नदी, ये सारी चीज़ें जो है सबको देखेंगे। चलिए देखते हैं आगे, और महत्वपूर्ण चीज़ों को ही हम देखेंगे, एक्स्ट्रा चीज़ों को कुछ भी नहीं देखेंगे। चलिए देखते हैं।
चलिए देखते हैं आगे। आगे हमारी कौन सी पहली नदी है? आगे है यमुना नदी। तो यमुना नदी में सबसे पहले बात करेंगे, जो अभी हम बात करते आए हैं कि यमुना नदी गंगा नदी से कहाँ पर मिलती है? प्रयागराज में मिलती है। तो याद रखिएगा कि गंगा से कहाँ पर मिलती है? प्रयागराज में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि यमुना नदी गंगा से कहाँ पर मिलती है? तो प्रयागराज में मिलती है। याद रखिएगा गंगा से। ठीक है, ये हमने लिखा नहीं है। तो हमने क्या देखा? यमुना नदी जो है गंगा से कहाँ पर मिलती है? प्रयागराज में मिलती है। अब बात करेंगे यमुना नदी के अन्य नाम कौन कौन से हैं। ध्यान से देखिएगा, अन्य नाम कौन कौन से हैं यमुना नदी के? कालिंदी, सूर्यपुत्री और खुला नाला। देखिए खुला नाला क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बहुत प्रदूषित है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादातर फैक्ट्री है, जो भी कंपनियां हैं, सबका गंदगी इसी में जाती है, इसीलिए इसको खुला नाला भी बोलते हैं। तो यमुना नदी के अन्य नाम कौन कौन से हैं? कालिंदी, सूर्यपुत्री और खुला नाला। तो इसको हम याद रखेंगे, इसको मत भूलिएगा। और यमुना जो है गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी। यमुना जो है, यहाँ पे लिख दूँ, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी, सबसे लंबी सहायक नदी। देखिए हमने इसकी यमुना नदी की लंबाई नहीं लिखी, हो सकता है लंबाई आपकी पूछ ली जाए। तो याद रखिएगा 1370, कहीं कहीं 1375, 1376 भी दिया रहता है, लेकिन आप इसकी लंबाई याद रखेंगे 1370 किलोमीटर। ठीक है, 1370 किलोमीटर, बस गंगा की और इसी की लंबाई इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा और कुछ है नहीं। ठीक है, तो यमुना नदी का हमने क्या देखा? अन्य नाम क्या देखा हमने? कालिंदी, सूर्यपुत्री, खुला नाला। गंगा से कहाँ पर मिलती है? प्रयागराज में मिलती है, और गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। तो इस चीज़ को भी हम याद रखेंगे। और इसका उद्गम कहाँ से होता है? उत्तराखंड बंदरपूछ चोटी से होता है। कहाँ से होता है? उत्तराखंड बंदरपूछ चोटी। कहाँ से? यमुनोत्री ग्लेशियर से, जो भी हमने पढ़ा है, यमुनोत्री ग्लेशियर से, यमुनोत्री ग्लेशियर से। तो याद रखिएगा यमुनोत्री हिमनद से जो है इसका उद्गम होता है। तो इसको भी हम जानते हैं। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में प्रवेश की, कहाँ से प्रवेश करता है? तो सहारनपुर से प्रवेश करती है यमुना नदी उत्तर प्रदेश में। और यमुना नदी की सहायक नदी के बारे में हम देखें तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल, सिंध, बेतवा, केन। और एक चीज और याद रखिएगा, चंबल नदी और यमुना नदी बीहड़ का निर्माण करती है। ठीक है, चंबल, यहाँ पे मैं लिख दूं चंबल और यमुना नदी। ठीक है, और यमुना नदी किसका निर्माण करती है? बीहड़ का निर्माण करती है। याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। ठीक है, वैसे भी इंपॉर्टेंट में कल लिखवा देंगे, तो ये देख लीजिएगा आप। तो हमने क्या देखा? सहायक नदी है चंबल, सिंध, बेतवा, केन। और फिर आगे हम देखते हैं कि किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं? मथुरा, आगरा, इटावा, हमीरपुर, कालपी, कौशाम्बी और बटेश्वर। तो इतनी चीज़ें हैं। चलिए हम एक बार इसको और देखते हैं, फिर हम इन चीज़ों को आगे देखते हैं। ध्यान से देखिएगा। यमुना नदी अन्य नाम क्या है? कालिंदी, सूर्यपुत्री, खुला नाला। लंबाई कितनी है? 1370 किलोमीटर है। गंगा नदी से कहाँ पर मिलती है? प्रयागराज में मिलती है। उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है? सहारनपुर से प्रवेश करती है। उद्गम स्थल इसका क्या है? उत्तराखंड बंदरपूछ यमुनोत्री हिमनद से। ठीक है, और सहायक नदियाँ कौन सी हैं? चंबल, सिंध, बेतवा, केन। और किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं? मथुरा, आगरा, इटावा, हमीरपुर, कालपी, कौशाम्बी और बटेश्वर। और ये गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। इतनी चीज़ों को हम याद रखेंगे। फिर अगली नदी हमारी क्या आती है? रामगंगा नदी आती है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम होता है दूधर-तोली श्रेणी, कुमाऊं हिमालय, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड। ठीक है, यहाँ से क्या है? इसका उद्गम होता है। आपको एक क्वेश्चन है आपका कि रामगंगा नदी, रामगंगा, जैसे रामगंगा नाम लेते हैं तो रामगंगा एक नेशनल पार्क है, इसे पहले किस नाम से जाना जाता था? तो ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि रामगंगा नेशनल पार्क को पहले किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, 2 बार परिवर्तित हो चुका है नाम, दोनों नाम आप बताइएगा। तो हमने देखा रामगंगा नदी उद्गम कहाँ से? दूधा-तोली श्रेणी, कुमाऊं हिमालय, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड। ठीक है, अगर बात करें उत्तर प्रदेश में प्रवेश कहाँ से करती है, तो ये कालागढ़ स्थान पड़ता है बिजनौर में, यहीं से कहाँ पर प्रवेश कर जाती है? उत्तर प्रदेश में रामगंगा नदी प्रवेश कर जाती है। और इसकी सहायक नदी है कोह नदी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा। और ये गंगा नदी से कहाँ पर मिलती है? कन्नौज में मिलती है, याद रखिएगा। रामगंगा जो है गंगा नदी से कहाँ पर मिलती है? कन्नौज में मिलती है। तो इतनी चीज़ें आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम एक बार इसको और देख लेते हैं। गंगा नदी उद्गम स्थान दूधा-तोली श्रेणी, कुमाऊं हिमालय, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड। ठीक है, अगर बात करें रामगंगा नदी गंगा नदी से कहाँ पर मिलती है? तो कन्नौज में मिलती है, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश में प्रवेश कहाँ से करती है? तो कालागढ़ बिजनौर से करती है। और इसकी सहायक नदी है कोह नदी, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इस कोह नदी को मत भूलिएगा। फिर आगे हम देखते हैं गोमती नदी। इसका उद्गम स्थल क्या है? फुल्लर झील। हमने पहले ही वीडियो में जब हमने सीरीज चलाई थी आपकी, तो हमने क्या कहा था? पीला फूल। ठीक है, तो पीलीभीत, तो उसको देख लीजिएगा, झीलें हमने सारी बता दी थी वहाँ पर। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके, इस सीरीज में सारे वीडियो आपके इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश जीके से रिलेटेड। अगर आपने उत्तर प्रदेश जीके कहीं से नहीं पढ़ा है तो इसकी जो प्लेलिस्ट होगी आपकी, इस जो जिसमें ऐड करते हैं उत्तर प्रदेश जीके कैप्सूल सीरीज, वहाँ से आप सारी वीडियो देख सकते हैं।
तो गोमती नदी उद्गम कहाँ से, फुल्लर झील से, पीलीभीत, ठीक है। और सहायक नदी कौन कौन सी है इसकी, लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर, पीलीभीत, सीतापुर और लखीमपुर। और गंगा नदी से कहाँ पर मिलती है गोमती नदी, कैथी, गाजीपुर में, ठीक है। कैथी एक स्थान है गाजीपुर में, वहीं से कहाँ पर मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। तो चलिए ध्यान से एक बार हम और देखते हैं, उद्गम कहाँ से होता है गोमती नदी का, फुल्लर झील, पीलीभीत, सहायक नदी लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर, पीलीभीत, सीतापुर, लखीमपुर। और गंगा नदी में कहाँ से मिलती है, गंगा नदी में गंगा में मिलती है कैथी, गाजीपुर से। फिर आगे हम देखते हैं घाघरा नदी। घाघरा नदी को कहाँ पर, अयोध्या में क्या कहते हैं, सरयू कहते हैं, याद रखिएगा, घाघरा नदी को ही सरयू कहते हैं। कहाँ पर, अयोध्या में, ठीक है। इसका उद्गम स्थान क्या है, तिब्बत से होता है इसका उद्गम स्थान। और तिब्बत में कोई आप अच्छा नाम तो पाएंगे नहीं चीन में, तो क्या नाम है इसका, मापचाचुंगो हिमनद, ठीक है। तो जो घाघरा नदी है आपकी, देखिए चीन से निकलेगी, चीन से फिर जाएगी नेपाल, फिर नेपाल से कहाँ आएगी, भारत, ठीक है। तो ये क्रम है इसका, याद रखिएगा। तो अगर हम बात करें नेपाल में घाघरा नदी को किस नाम से जानते हैं, तो कर्नाली नाम से जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है और ये इसकी दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। तो घाघरा नदी को नेपाल में कर्नाली के नाम से जानते हैं, कर्नाली नदी। और ये नेपाल की सबसे लंबी नदी मानी जाती है कर्नाली नदी, ठीक है। नेपाल की सबसे लंबी नदी, नेपाल की सबसे लंबी नदी। तो इतनी चीज़ों को हम ध्यान रखेंगे। क्या देखा हमने, घाघरा नदी उद्गम कहाँ से हुआ, तिब्बत से, तिब्बत हिमनद, मापचाचुंगो हिमनद से हुआ। नेपाल में नाम क्या है इसका, कर्नाली नदी। उसके बाद जब नेपाल में प्रवेश किया तिब्बत से जब घाघरा नदी ने, तो नेपाल में इसका नाम क्या होता है, कर्नाली होता है। और ये सबसे लंबी नदी है नेपाल की। तो इन चीज़ों को हम याद रखेंगे। नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है, कर्नाली सबसे लंबी नदी बोलेंगे। और फिर ये जो है भारत में गंगा से मिल जाती है। और इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है, शारदा और राप्ती, याद रखेंगे, शारदा और राप्ती। घाघरा नदी की क्या है, सहायक नदी है, याद रखेंगे। फिर बात करेंगे शारदा नदी की। तो शारदा नदी के अन्य नाम कौन कौन से हैं, काली नदी और गौरी नदी, गंगा, ठीक है। तो काली गौरी कौन है, शारदा है, ऐसे आप याद लीजिए। काली गौरी कौन है, शारदा है। तो अन्य नाम इसका क्या है, काली नदी और गौरी गंगा, याद रखिएगा। तो इसको आप गलत नहीं करेंगे, शारदा नदी, काली और गौरी, ऐसे याद रख लीजिए। उद्गम कहाँ है, उद्गम कहाँ से होता है, मिलाप हिमनद, ये कहाँ है, नेपाल में है। और उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है पीलीभीत से, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है, पीलीभीत से। चलिए हम एक बार और देख लेते हैं ध्यान से। घाघरा नदी उद्गम तिब्बत, मापचाचुंगो हिमनद से होता है। तो ये तिब्बत से फिर आती है नेपाल में, नेपाल से फिर भारत में गंगा से मिल जाती है। नेपाल में इसे कर्नाली कहते हैं, कर्नाली नदी। और ये नेपाल की सबसे लंबी नदी है। फिर हम बात करते हैं सहायक नदी कौन सी है, शारदा और राप्ती, याद रखेंगे। और घाघरा नदी को सरयू कहाँ पर कहते हैं, अयोध्या में कहते हैं, ठीक है। फिर बात करेंगे शारदा नदी, इसका अन्य नाम क्या है, काली नदी और गौरी गंगा। उद्गम कहाँ है, मिलाप हिमनद, नेपाल। सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, सॉरी, उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है, पीलीभीत से। बस ये आज की नदियाँ हो गई आपकी। बाकी हम नदियों को कल कंप्लीट कर लेंगे, छोटी सी क्लास में, मैक्सिमम टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे आपका, ठीक है। और अगर इसकी PDF आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव। और यहाँ आपको इसकी PDF मिल जाएगी। और जो GK सीरीज, छोटी सीरीज है, वो आपकी सुबह वीडियो आएगी, तो याद रखिएगा। तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो खत्म करते हैं। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि क्लास पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, UP GK के दृष्टिकोण से नदियां हैं, नदियां आपकी पूछी जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और समझने में भी थोड़ा टाइम लगता है। तो अगर आपको पूरी चीज़ें कहीं एक जगह मिल रही हैं तो आप पढ़ सकते हैं कम से कम समय में। तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो खत्म करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।